कैसे बेटा आप लोग? ठीक है सर। चलो आज हम लोग बेटा क्रोमैटिन की बात करेंगे। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम दोनों को देखेंगे। जो क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमैटिन है बेटा, दोनों को सिनोनिमसली यूज कर लिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिन में। देखो, जब डीएनए को बेटा पैक किया जाता है, ये डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। हमने कहा था डीएनए जो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में स्पेस कम है, इसलिए डीएनए को पैक किया गया है। और पैक करने के बाद क्योंकि वो कम स्पेस में आ जाए, तो इसको सबसे पहले हमने कहा था हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपट करके ये न्यूक्लियोसोम बनाता है। तो फर्स्ट लेवल ऑफ कंडेंसेशन जो होता है कंडेंसेशन का मतलब है कंडेंस होना, पैक होना। तो फर्स्ट लेवल ऑफ कंडेंसेशन कहें या फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग कहें, डीएनए को पैक करना होता है यहाँ पर। पैकेजिंग कैसे होगी? तो बेटा हमने कहा था हिस्टोन प्रोटीन होती है, और हिस्टोन प्रोटीन जो होती है उसको हमने कहा था ये होती है H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये अब डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है बेटा, वो दोनों स्ट्रैंड डीएनए के डबल हेलिकल है ऐसे, तो वो इस हिस्टोन प्रोटीन पे लिपट जाता है। ये मान लो एक हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन है। अब इसमें बेटा H1, H2A, H2B, H3 ये सब हैं, 5 टाइप्स की है। H1 इसमें नहीं है, इस कॉम्प्लेक्स में H1 नहीं है। तो ये इसमें केवल 4 हिस्टोन प्रोटीन है। कितनी है? 4। कौन कौन सी? H1, H2A, H2B, H3, ठीक है, और H4। H1 कहा हमने क्या? H1 नहीं है बेटा, H1 नहीं है। H2A, H2A, H2B, H3 और H4। थोड़ा सा क्लियर कर दूं, फिर से ध्यान से सुन लो। H2A होगी, H2B होगी, H3 होगी और H4। ये 4 टाइप की प्रोटीन होगी बेटा, हिस्टोन प्रोटीन, जो जिसको हम ऑक्टेट कहेंगे, ऑक्टेट, क्योंकि ये 4 प्रोटीन होगी। ये ऐसे लगी हुई हैं, ऐसे 3D में देखोगे तो 2 आगे और 2 पीछे, ऐसे लगा होगा आपको, ये ऑक्टेट है, ठीक, इस तरह से। लेकिन हम अगर बनाएं तो हम ऐसे ही ओवल शेप में बना देंगे या रेक्टेंगुलर शेप में बना सकते हैं इसको, ऐसे। ये है, ये एक है हिस्टोन प्रोटीन, ऑक्टामर इसका, जिसमें कि आपके 4 हिस्टोन प्रोटीन है। डीएनए क्या होगा बेटा, इस पे ऐसे रैप कर जाएगा, इस तरह से लिपट जाएगा। और लिपट करके बेटा यहाँ पर ये ऐसे एक और हिस्टोन होगा, एक और हिस्टोन होगा, उसके ऊपर ऐसे लिपट करके इस तरह से ये पैक होता चले। तो इतना ये वाला जो बेटा पार्ट है, इतना पार्ट ये वाला, ये कहा जाएगा ये हिस्टोन प्रोटीन है, और ये डीएनए लिपटा हुआ है, तो इतना न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। न्यूक्लियोसोम इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ कंडेंसेशन, न्यूक्लियोसोम इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो अब ये डीएनए है। अच्छा कितना रैपिंग होती है, कितना लिपटना होता है? 1.25 लगभग 1/1/3, 1 and 1/3 इतना डीएनए का एक, फिर दूसरा कंप्लीट नहीं होता है, और ये इस तरह से पैक होकर निकल जाता है। तो बेटा अब डीएनए की जो मोटाई देखेंगे, अभी मोटाई कितनी है डीएनए की? इस डीएनए की मोटाई है बेटा कितना? 2 नैनोमीटर। कितना हो जाएगा बेटा? 2 नैनोमीटर। लेकिन जब ये न्यूक्लियोसोम बनेगा तो इसकी मोटाई कितनी हो जाती है? 10 नैनोमीटर। कितनी हो जाएगी बेटा? 2 से 10 नैनोमीटर, ठीक है। एक न्यूक्लियोसोम की मोटाई अगर हम बात करें तो ये इतना न्यूक्लियोसोम के ऊपर लिपट करके, ये ऐसे हिस्टोन के ऊपर लिपट करके न्यूक्लियोसोम बनाता है। क्लियर है? अब बेटा उसके बाद जब ये एक हिस्टोन फिर दूसरा हिस्टोन मिल करके ये एक चेन बना देता है
और कई न्यूक्लियोसोम जुड़ जाते हैं आपस में। एक न्यूक्लियोसोम है ये, फिर दूसरा न्यूक्लियोसोम है, फिर ये और तीसरा न्यूक्लियोसोम होगा। तो ऐसे जब कई न्यूक्लियोसोम मिल जाएंगे तब उसको हम कहेंगे सॉलिनॉइड स्ट्रक्चर। सॉलिनॉइड मॉडल भी कहा जाता है और इसको सॉलिनॉइड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो ये सेकंड लेवल ऑफ कंडेंसेशन होगा। पहला कौन सा? न्यूक्लियोसोम, उसके बाद कौन सा आएगा? सॉलिनॉइड आएगा। इसको हम छोटा बनाएं तो पूरा क्लियर हो जाए। फिर से एक बार ये, और इस पे डीएनए लिपटा हुआ है। ये समझ रहे हो ना बेटा? ये ऐसे लिपट करके फिर इधर से ऐसे, और फिर ये आकर के यहाँ पर बेटा क्या है? एक और है न्यूक्लियोसोम, उसके ऊपर लिपट करके ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ पर एक न्यूक्लियोसोम है, यहाँ पर हिस्टोन है, और फिर यहाँ पर है। तो ये तो इस तरह से जो डीएनए लिपट रहा है बेटा, देख रहे हो ना? इस पे लिपट करके फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, जो ऐसे दिखा देते हैं इसको। ये ऐसे लिपटा हुआ है, ये पीछे से आया है ये, और ये पूरा इस पे लिपटा हुआ है। तो अब ये जो बेटा है ये थोड़ा दूर हो गया, इसी के पास, इसी के सामने यहीं पे बनाना चाहिए, यहाँ पर। इस तरह से समझ रहे हो ना इसको? तो ये अब ये जो बेटा है, अब देखो ध्यान से देखना, इतना जो है ये, इतना, ये एक क्या है? इतना क्या है? एक न्यूक्लियोसोम है। क्या है? एक न्यूक्लियोसोम। कभी भी ये फ्री फॉर्म में डीएनए नहीं रहेगा, न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में रहेगा, न्यूक्लियोसोम। अब इसके बाद अब ये देखो हिस्टोन है। हिस्टोन में हमने क्या कहा था? जरा ध्यान देना। हिस्टोन में हमने कहा था कि ये होगा यहाँ पर 4 हिस्टोन प्रोटीन होगी, H2A, H2B और H3 और H4। H1 इसमें नहीं होगी, तो ये ऑक्टामर बन जाएगा, ये ऑक्टामर बन जाएगा, ये ऑक्टामर बन जाएगा, और ये ऑक्टामर बन जाएगा। हिस्टोन ऑक्टामर बोलेंगे। H1 जो होगी बेटा वो यहाँ पर होगी। कहाँ पर होगी? ये है H1। ये क्या है? H1। और यहाँ पर होगा H2A, H2B, H3 और H4। यहाँ पर होगा H2A, H2B, H3 और H4। यहाँ पर H1 यहाँ पर होगा। H1 क्या करेगा बेटा? इन दोनों डीएनए को, अभी जो डीएनए है बेटा हमने ऐसे बनाया है धागा, ये डबल स्टैंडर्ड, ये पूरा जो डीएनए है वो ये डीएनए है, पूरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है? तो अब ये जो बेटा है इसको कोर, अब जो न्यूक्लियोसोम में आप देखोगे जो हिस्टोन वाला पार्ट है इसको कोर पार्टिकल कहेंगे, कोर पार्टिकल। और ये वाला जो डीएनए है, ये 2 डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, इसको हम लिंकर डीएनए कहेंगे। क्या बोलेंगे? लिंकर डीएनए। अब ये जो पूरा मॉडल है, तो एक इतना तो न्यूक्लियोसोम है और ये पूरा ऐसे बनता हुआ देखेंगे तो इसको बोलेंगे सॉलिनॉइड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे बेटा? सॉलिनॉइड स्ट्रक्चर। तो ये बेटा सेकेंड लेवल ऑफ कंडेंसेशन है। कौन सा? सेकेंड लेवल ऑफ कंडेंसेशन। अब इसकी जो मोटाई है बेटा डीएनए की, वो कितनी हो जाती है? 30 नैनोमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है बेटा? क्योंकि ये इतनी मोटाई देखी जा रही है, ध्यान देना। अभी न्यूक्लियोसोम देखोगे तो कितना है? ये 10 नैनोमीटर का है। सॉलिनॉइड देखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 30 नैनोमीटर हो जाएगा। ये पूरा कितना हो जाएगा? 30 नैनोमीटर की। ये ऐसे, ठीक है?
लेकिन बेटा अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब इसके आगे जो कंडेंसेशन होगा, इसके आगे जो कंडेंसेशन होगा तो उसमें अदर प्रोटीन्स भी होंगी जिसको नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहेंगे। उस और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती है स्कैफोल्ड, पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी कि स्कैफोल्ड प्रोटीन एंजाइम और रेगुलेटरी प्रोटीन होती है और एक टाइप की नॉन हिस्टोन स्कैफोल्ड प्रोटीन होती है जो कि डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करती है। तो जो स्कैफोल्ड प्रोटीन है ये आकर के इसको और कंडेंस करेंगी और पैक करेंगी और ये डीएनए और कम जगह में और ज़्यादा कॉइल्ड होकर के आ जाएगा। तो देखो कैसे, अब ये इतना न्यूक्लियोसोम है, फिर ये सोलिनाइड बना। अब इसी को हम, ये जो बना है इसको हम बीड्स ऑन स्टिंग कहेंगे, बीड्स ऑन स्टिंग मॉडल भी इसको कहते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या कहते हैं, बीड्स, ये दिखाई पड़ रहा है, अच्छा ब्लैक से लिखे, जरा रेड थोड़ा कम दिख रहा होगा तो हम ये ब्लैक दिख रहा है ना बेटा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, इसको बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल भी कहते हैं या बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी कहेंगे। बीड्स का मतलब आपको पता है दाने, मूंगे। अब देखो बेटा, जो दाना होता है मूंगा, उसमें तागा लगाया जाता है, तागा अंदर उसमें छेद करके डाला जाता है और इससे माला बना दी जाती है इस तरह की। तो हमें ये मूंगा दिखाई पड़ता है और बीच में ये तागा दिखाई पड़ता है। तो ये तो जो मूंगा है, माला, कोई भी माला देखो तो उसमें ये तो हो जाएगा तुम्हारा न्यूक्लियोसोम और ये हो जाएगा लिंकर डीएनए। ये क्या है, लिंकर डीएनए हो जाएगा। और ये क्या है, ये वाला पार्ट आपका न्यूक्लियोसोम हो जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि माला बनाते समय मूंगे के अंदर से तागा निकालना पड़ता है, इसमें मूंगे के ऊपर तागा लपेटा जा रहा है। क्लियर है? यस सर। अब ये इसको बोलेंगे बीड्स ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा, बीड का मतलब दाना या मूंगा। ठीक है, तो अब ये ऐसा जो सोलिनाइड स्ट्रक्चर पूरा बन रहा है, अगर केवल इतना पार्ट केवल न्यूक्लियोसोम है, ध्यान से देखना, ये पूरा न्यूक्लियोसोम नहीं है, कई न्यूक्लियोसोम मिलके 5 से 6 न्यूक्लियोसोम मिलते हैं तब सोलिनाइड बनता है। कितना? 5 से 6 न्यूक्लियोसोम ऐसे ऐसे अरेंज हो जाते हैं तब ये सोलिनाइड बन जाएगा। इसी को बोलेंगे बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये ऐसे देखो माला की तरह दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? ये इस तरह से होगा। ठीक है, अब इसके बाद और थोड़ा कंडेंसेशन होगा तो उसको सुपर सोलिनाइड मॉडल इसके बाद आएगा। सुपर सोलिनाइड मॉडल में क्या होगा, एक प्रोटीन आएगी बेटा, कौन सी प्रोटीन आएगी? स्कैफोल्ड प्रोटीन आएगी, स्कैफोल्ड प्रोटीन आएगी। और ये प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। और ये हिस्टोन स्कैफोल्ड की तरह काम करती है। स्कैफोल्ड का मतलब बेटा पाड़ होता है। पाड़ देखा तुम लोगों ने? सपोर्ट के लिए, जैसे घर और बनाते हैं तो मिस्त्री लोग उसमें पाड़ बनाते हैं, उस पर सपोर्ट करने के लिए उसमें खड़े होकर के ईंटा जोड़ते हैं। पाड़ की तरह काम करेगी। अब ये जो एक हिस्टोन प्रोटीन है उसके अराउंड ये घूम घूम करके जैसे ये एक है तो इसके अराउंड ऐसे 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 घूम घूम करके पूरा सुपर सोलिनाइड मॉडल बनता है। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है बेटा। अब ये जो ये इतना देखना बेटा, ये इसका फल प्रोटीन है और डीएनए इसके ऊपर एक तरफ दिखा रहे हैं, उस दूसरी तरफ भी ऐसे लिपटेगा। तो ये लिपट के फोल्ड होकर के ये काफ़ी डेंस स्ट्रक्चर बना लेता है। और इसकी मोटाई अब हो जाती है बेटा, इस मार्कर से लिखे 300 नैनोमीटर। कितनी हो जाती है? 300 नैनोमीटर हो जाती है। तो डीएनए अभी जो डबल हेलिकल मॉडल में केवल डीएनए था तो वो ये 2 नैनो, ये 12 नहीं है, ये एरो है, इतनी मोटाई दिखाया हमने। तो ये 2 नैनोमीटर है। न्यूक्लियोसोम 10 नैनोमीटर का है, ये देखो लिखा हुआ है। और ये पूरा जो सोलिनाइड मॉडल बनेगा उसके बाद कई न्यूक्लियोसोम के जुड़ने से तो वो 30 नैनोमीटर का हो जाएगा। देखो एक यहाँ पर, तो ये पूरा ऐसे देखेंगे ना बेटा, तो ये वाला जो इतना स्ट्रक्चर है, इतना, ये 30 नैनोमीटर का या 300 एंगस्ट्राम में कहेंगे तो 300 एंगस्ट्राम, और ये या नैनोमीटर में कहेंगे 3 नैनोमीटर की ये मोटाई हो जाएगी। फिर उसके बाद जब सुपर सोलिनाइड बनेगा तो ये सुपर सोलिनाइड मॉडल में स्कैफोल्ड प्रोटीन यूज होगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, वही इसी को नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहेंगे। और अब बन जाएगा 300 नैनोमीटर का मोटा डीएनए प्लस, अब डीएनए अकेला नहीं है, अब डीएनए के साथ प्रोटीन भी है। इसके बाद बन जाएगा क्रोमैटिन। इसके बाद क्या बन जाएगा बेटा? क्रोमैटिन। क्लियर है इतना? अब बेटा जो न्यूक्लियस में हमने तुम्हें बात की थी, न्यूक्लियस बनाया था हमने, और इस न्यूक्लियस में हमने कहा था कि क्रोमैटिन दिखाई पड़ते हैं, क्रोमैटिन के धागे दिखाई पड़ते हैं।
तो ये क्रोमैटिन के धागे बेटा कुछ और नहीं है, यही डीएनए है। जेनेटिक मटेरियल है, वही जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम डीएनए कहते हैं। अब ये पैक हो गया है, तो पैक हो करके ये देखो न्यूक्लियोपोर है। अब यहाँ पे हमने धागे दिखाए थे ना बेटा ऐसे न्यूक्लियोप्लाज्म में, ये धागे टोटल 46 धागे हैं जो क्रोमैटिन धागे जिनको हम बोलते हैं। फ्लेमिंग ने इनका ये नेम दिया था क्योंकि ये कलर ले लेते हैं स्टेनिंग करने पर, और इसलिए ये कलरफुल दिखाई पड़ते हैं, क्रोमैटिन धागे कहा जाता है। असल में यही डीएनए। न्यूक्लियोसोम है तब भी ये डीएनए ही है, इस सॉलिनॉइड मॉडल में देखेंगे तब भी डीएनए ही है, स्कैफोल्ड मॉडल में देखेंगे तब भी डीएनए है, और क्रोमैटिन धागे में देखेंगे तब भी डीएनए है। सपोर्टिंग प्रोटीन लगी हुई है और डीएनए है मटेरियल वही है, बस उसको पैक कर दिया गया है। ठीक है, अलग अलग नाम से बुलाया जा रहा है, लेकिन है ये तुम्हारा डीएनए ही जो कि जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है बेटा, दाता तेरे कई नाम, कोई बोले अल्लाह कोई बोले राम, है ना। तो इससे कोई भी नाम हम ले लें, इसमें से डीएनए ही की बात हो रही है, डीएनए पैक हो रहा है। लेकिन अभी तक बेटा हमने यहाँ पर क्रोमोसोम की बात नहीं करी है, ये ध्यान देना बेटा। अब हम क्रोमैटिन और क्रोमोसोम दोनों की बात करेंगे। क्रोमोजोम्स, पढ़े लिखे लोग क्रोमोजोम्स बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्रोमोसोम या क्रोमोजोम। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जब तक ये न्यूक्लियस है, देखो है ना बेटा, ये न्यूक्लियस जब तक मतलब डिवाइड नहीं हो रही है, जी नॉट फेज में, जिसको G0 या जी नॉट फेज कहते हैं, उस स्टेज में है, वहाँ पर आपको क्रोमैटिन धागे दिखाई देंगे। लेकिन जब सेल डिवाइड कर रही हो, यानी M फेज में जाएगी, ठीक है, M फेज में जाएगी, तब आपको यहाँ पर क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, इस बात को समझो बेटा। जब तक सेल इंटरफेज में है, यानी सेल डिवाइड नहीं हो रही है, डिवीजन की तैयारी कर रही है, या फिर वो जी नॉट फेज में है, तो आपको यहाँ पर क्रोमैटिन धागे दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जब सेल डिवाइड करेगी तो मतलब 1 से 2 सेल बनाएगी, तो जब सेल डिवाइड करेगी तो सेल का जितना भी अमाउंट है वो डबल होना चाहिए, उसकी प्रोटीन डबल होनी चाहिए, और जितने ऑर्गेनेल है वो डबल होना चाहिए, और डीएनए का अमाउंट भी डबल होना चाहिए। और जब डीएनए का अमाउंट डबल होगा तो उसके लिए करना पड़ेगा रेप्लिकेशन। ध्यान से सुनना इस बात को, जब तक डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा तब तक डीएनए का अमाउंट डबल नहीं होगा, और डीएनए का रेप्लिकेशन होने के बाद डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। और जब डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा तो मतलब और जगह, क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से क्रोमैटिन धागे ही आ रहे थे, न्यूक्लियस में हमने कहा था जगह कम है, और जो फोल्डिंग हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, कंडेंसेशन हो रहा है, ये हो तो इसीलिए रहा है कि इसको हम इस स्पेस में रख सकें। जैसे चीज़ों को हम पैक करके रख देते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको। अभी हमने क्या कहा था कि जो यूक्रोमैटिन है वो यहाँ किनारे होगा, सॉरी हेटेरोक्रोमैटिन किनारे होगा, यूक्रोमैटिन बोल दिया, यूक्रोमैटिन बीच में होता है, और जो ज़्यादा कंडेंस होता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमने कहा था ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव है। अब जब ये इनएक्टिव है तो ये पीछे रख, जो देखो घर में जो ज़रूरत का सामान है वो आप सामने रखोगे, जिसका ज़रूरत है। अब जिसकी ज़रूरत नहीं वो आप पीछे रखते चले जाओगे, बैग उसमें किसी बक्से में पैक करके, या ऐसे ही जिसको रोज़ ज़रूरत है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको आप सामने रखोगे। तो यहाँ पर जो यूक्रोमैटिन है, जो कम कलर लेता है, जो स्टेनिंग होती है, ऐसा नहीं है बुक्स में लिखा है कि ये जिनके ऊपर ये स्टैंड नहीं होता, स्टैंड होता है कि कम होता है, ये लोग ज़्यादा स्टैंड ले लेते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, और ये ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव है, ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव है, इसमें कंडीशन तो थोड़ा कम होता है, और स्टेनिंग भी कम होती है इनकी, तो लाइट कलर में दिखाई पड़ते हैं। तो अब देखोगे बेटा पहले से ही जगह कम थी, डीएनए का अमाउंट डबल होगा तो डबल स्पेस लगेगा, इसलिए इसको और ज़्यादा कंडेंसेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा पैक करने की ज़रूरत पड़ेगी, और तब बनेंगे क्रोमोसोम। तो अभी तक बात हुई है बेटा क्रोमैटिन की। देखो ये न्यूक्लियोसोम, सोलेनॉइड, स्कैफोल्ड के बाद क्या बना? क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन के बाद क्या बनेगा? क्रोमैटिन के बाद क्या बनेगा? क्रोमोसोम। क्रोमैटिन के बाद क्या बनेगा? क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान देना कि ये जो क्रोमोसोम है ये आपको तब दिखाई पड़ेगा जब ये न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाएगा। याद करो बेटा, डिवीजन के टाइम में, अभी हम लोग पढ़ेंगे भी, डिवीजन जब डिवाइड हो रहे होते हैं मेटाफेज में, हम देखेंगे मेटाफेज के आते आते प्रोफेज के लास्ट में ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाता है ना। अब पूरा सेल, अब ये जो क्रोमोसोम है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था ये बेटा डिसअपीयर हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो गया। अब बचा क्या? जो क्रोमोसोम है बेटा, ये हमें फ्री सेल के साइटोप्लाज्म में दिखाई पड़ रहे हैं। यानी जब तक न्यूक्लियस है, ध्यान से समझना, जब तक न्यूक्लियस है तब तक हमें क्रोमैटिन दिखाई पड़ेंगे,
और जब न्यूक्लियस नहीं रहेगा तब हमें क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे। किसी भी सेल में हमें क्रोमोसोम और न्यूक्लियस एक साथ दिखाई नहीं पड़ेंगे। हम कह जरूर देते हैं कि क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियस में होते हैं, ये कई बार कहा जाता है, सब कहते हैं कि क्रोमोसोम जो होते हैं कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन ये दोनों हमें एक साथ दिखाई नहीं पड़ेंगे। टीलोफेज में जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी, याद करना टीलोफेज में, तब तक क्रोमोसोम क्रोमैटिन में चेंज हो चुके होंगे, सेंट्रोमियर पे जुड़े हों वो अलग हो जाएंगे और क्रोमैटिन हो जाएंगे वो सेपरेट। तो वहाँ पर क्रोमैटिन फिर से होंगे, तब हमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई पड़ेगी, न्यूक्लियस दिखाई पड़ेगा। तो न्यूक्लियस जब भी मिलेगा तो क्रोमैटिन मिलेंगे, जब क्रोमोसोम आएगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो जाएगी, न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाएगा। न्यूक्लियस एब्सेंट होने का मतलब है जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने हटा दी तो पूरा न्यूक्लियर नहीं, अभी सेल के साइटोप्लाज्म में फ्री क्रोमोसोम है। क्लियर है? तो इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि आपको क्रोमोसोम दिखेंगे एट द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये नहीं लिखा कि क्रोमैटिन के प्लेस पे आपको क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे, क्रोमैटिन के प्लेस पे नहीं, क्रोमोसोम के प्लेस पर, क्योंकि जब क्रोमोसोम नहीं है तब क्या है, न्यूक्लियस है, और जब क्रोमोसोम है तब न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है? कबीरदास जी ने कहा था जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, वही है। अब जब न्यूक्लियस होगा तो क्रोमोसोम नहीं होंगे, क्रोमोसोम होंगे तो न्यूक्लियस नहीं होगा। क्लियर है? तुम लोग इतना नोट करो तो फिर हम बताएं क्रोमोसोम, अभी जगह नहीं है, फिर क्रोमोसोम बताएंगे कैसे होता है। स्क्रीन शॉट वगैरह ले लो, इरेज करें। यही डीएनए है बेटा जो न्यूक्लियोसोम बनेगा। न्यूक्लियोसोम के बाद बेटा ये सोलेनाइड बनेगा। अच्छा, सोलेनाइड जब बनेगा उसमें ध्यान देना, हमने जो ये न्यूक्लियोसोम का बताया था ये वाला 10 ही होगा, और ये जो ये लिंकर डीएनए है इसका 2 नैनोमीटर था, 2 ही नैनोमीटर होगा। लेकिन चूंकि ये एक ऐसा और एक यहाँ पर होता है, ऐसे दिखाएंगे फिर से, ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर एक, तो ये पूरी मोटाई हो जाती कितनी, 30 नैनोमीटर की, है ना। तो सोलेनाइड की जो होगी वो 30 ही नैनोमीटर की होगी। तो हम ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये एक ये ऐसा पूरा बनता चला गया है, और फिर ये स्कैफोल्ड मॉडल बन जाएगा ये, और इसके बाद बन जाएगा बेटा क्या, क्रोमैटिन। क्या बन जाएगा बेटा, क्रोमैटिन बन जाएगा। अब ये ऐसे ऐसे पूरा डीएनए है, फोल्ड हुआ डीएनए है पूरा, ये पूरा फोल्ड डीएनए है, और ये पूरा आपका बन जाएगा एक क्रोमैटिन, ये क्रोमोलिन होगी ऐसे, ये बेटा ऐसे एक क्रोमैटिन बन जाएगा। अब इसमें बेटा कंप्लीट डीएनए, इस क्रोमैटिन में क्या है, कंप्लीट डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। जितना अमाउंट डीएनए में होता है, अब ऐसे के 46 के 46 धागे आपको जो होंगे वो क्रोमैटिन के फॉर्म में दिखेंगे, क्रोमैटिन धागे के फॉर्म में आपको ऐसे ही ये दिखेंगे। वैसे देखेंगे तो ये हमें ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ही धागा दिखाई पड़ता है पतला सा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखेंगे कंडेंस हुआ है जूम करके तो आपको ऐसे क्वाइल्ड फॉर्म में डीएनए दिखेगा, और उसके साथ में पूरी ये पैक्ड प्रोटीन है। अब बेटा क्या होगा जब क्रोमोसोम बनेगा, कब बनेगा क्रोमोसोम, कब बनेगा क्रोमोसोम बेटा, आफ्टर, देखो इसको हम न्यूक्लियस के अंदर दिखाते हैं, इसको हम दिखाएंगे कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर। ये पूरा न्यूक्लियस के अंदर ही है, लेकिन हम इसको दिखा रहे हैं, ये जो है, ये जो धागे हैं बेटा, ये धागे कहाँ हैं, न्यूक्लियस के अंदर है। अब बेटा क्या होगा, आफ्टर रेप्लिकेशन, आफ्टर रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैं, ये दोनों बेटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये भी डबल स्टैंडर्ड है, और ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये दोनों डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब ये दोनों, क्योंकि बेटा जब रेप्लिकेशन होगा, तुम लोग आगे पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, इंटरमीडिएट में, अभी यहाँ पे सिलेबस में नहीं, लेकिन थोड़ा सा इशारा कर दे रहे हैं, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है बेटा वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का। अब जैसे ये एक डीएनए है, ये एक डीएनए है, ये डीएनए ओपन होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ऐसे ओपन हो गया, तो जो नया डीएनए बनेगा बेटा वो एक पुराने वाले स्ट्रैंड पे बनेगा,
एक इस पुराने वाले स्टैंड पे बनेगा और ये डीएनए आपस में जाकर के फिर से जुड़ जाएंगे। तो ये डबल अब देखो ये 2 स्टैंड हैं, ये 2 स्टैंड हैं, तो ये डीएनए डबल होगा कि नहीं होगा? तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बेटा एक स्टैंड जो होगा आपका न्यू होगा और एक स्टैंड जो आपका होगा वो ये वाला कौन सा होगा? ओल्ड होगा। ठीक है, तो अभी ये मान लो बेटा ये क्रोमेटिन कोई भी क्रोमेटिन था, तो जब डीएनए का डुप्लीकेशन होगा तो देखो डुप्लीकेशन हुआ है, एक डीएनए ये है, एक डीएनए ये है। अभी एक क्रोमेटिन ये था समझो, दूसरा क्रोमेटिन ये था, एक ही था, तो उससे जब रेप्लिकेशन हुआ है तो एक स्टैंड और बन गया है ऐसे। ठीक है, एक स्टैंड ऐसे और बन गया है और बीच में बेटा एक प्रोटीन ऐड हुई है, बीच में एक प्रोटीन है जो इस प्रोटीन को जोड़ रही है। ये दिखाई पड़ रहा है बेटा, इस प्रोटीन मतलब इन दोनों स्टैंड को जोड़ रही है और इस प्रोटीन को हमने नाम रख दिया है कोहेसिन प्रोटीन। क्या नाम रखा है बेटा? कोहेसिन प्रोटीन। कोहेसिन क्या लिखा है ये? कोहेसिन। कोहेसन, एडहेसन, जो फोर्स होता है तो पढ़ा ही होगा, सेम टाइप की चीज़ों में लगने वाला फोर्स, कोहेसिन है ना। तो ये डीएनए को डीएनए से जोड़ रहा है ना बेटा, ये डीएनए, तो बीच में जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को क्या नाम दिया है? कोहेसिन प्रोटीन। अब इसको जोड़ रहा है, इधर भी एक प्रोटीन जुड़ जाएगी बेटा, ये प्रोटीन जो होगी ये प्रोटीन काइनेटोकोर बनाएगी। ये प्रोटीन है, इसको असल में काइनेटोकोर ही कहते हैं। अभी जो काइनेटोकोर है, ये काइनेटोकोर यहाँ से आकर के स्पेंडल फाइबर जुड़ेंगे सेल डिवीजन के टाइम पर। जब ये सेपरेट होता है, दोनों क्रोमेटिड आपस में सेपरेट होंगे कि नहीं होंगे, है ना। एनाफेज में यहाँ सेपरेट होंगे और फिर टेलोफेज में अलग अलग पोल पे जाकर के अलग अलग क्रोमोसोम क्रोमेटिन एक फॉर्म में इकट्ठा हो जाएंगे, फिर वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, तो एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो यहाँ पर वो तभी पॉसिबल है जब तक ये स्पेंडल फाइबर आकर के यहाँ से अटैच होंगे कोहेसिन ये काइनेटोकोर से, है ना। तो अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रोमियर। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं बेटा क्रोमोसोम। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? क्रोमोसोम। क्लियर है? तो ये क्रोमोसोम है। तो बेटा ध्यान देना, क्रोमोसोम तब तक नहीं बनेगा जब तक रेप्लिकेशन नहीं होगा, और रेप्लिकेशन तब होगा जब सेल डिवाइड करेगी। तो जब सेल को डिवाइड करना होता है तो वो अपना अमाउंट डबल करती है, डीएनए का अमाउंट। तो जब डीएनए का अमाउंट डबल करना होता है तब होता है रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, तो एक क्रोमेटिड से 2 क्रोमेटिड बन जाते हैं, पर आपस में जुड़े रहते हैं वो, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कुछ और नहीं है, ये 2 क्रोमेटिड हैं जिनमें हम देखेंगे तो डीएनए का डबल अमाउंट मिलेगा। ठीक है, ये क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम में ये वाला पार्ट जो होता है सेंट्रोमियर होता है। ये वाला पार्ट क्या होगा? सेंट्रोमियर होगा। और ये वाला पार्ट जो होगा ये इंड पार्ट जो होता है इसको हम बोलेंगे टीलोमियर। क्या बोलेंगे? टीलोमियर। तो बेटा किसी भी क्रोमोसोम में 2 चीज़ें ज़रूर होती हैं, एक होता है टीलोमियर, एक होता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर बीच का पार्ट है जहाँ से दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं, जहाँ से दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं। देखो किससे जुड़े हुए हैं? कोहेसिन प्रोटीन से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं बेटा? कोहेसिन प्रोटीन से जुड़े हुए हैं। और ये जो कोहेसिन प्रोटीन है बेटा, ये इधर से भी कवर करती है, जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर वो प्लेस है बेटा जहाँ से स्पेंडल फाइबर जुड़ते हैं आकर के। क्या जुड़ते हैं बेटा? स्पेंडल फाइबर। जो इधर से भी स्पेंडल फाइबर जुड़ेगा, इधर से भी स्पेंडल फाइबर जुड़ेगा, और फिर दोनों को अपोजिट पोल की ओर खींचेगा। जब अपोजिट पोल खींचेगा तो ये कोहेसिन प्रोटीन ब्रेक हो जाती है। यहाँ पे सेपरेटेड प्रोटीन और होती है जो कि सेपरेट करने के लिए, जब तक कोहेसिन प्रोटीन रहेगी, जब तक कोहेसिन प्रोटीन रहेगी तब तक ये सेपरेट नहीं होंगे। तो इसको डिजॉल्व करना भी होता है, वो होगा एनाफेज में। ये डिजॉल्व होगी और ये प्रोटीन जब अलग टूट जाएगी तब ये दोनों क्रोमेटिड आपस से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो क्रोमेटिड, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम तीनों अलग बातें हैं, जरा ध्यान देना। अभी यहाँ पर ये बन गया, इसके बाद क्रोमेटिन, ये तो क्रोमेटिन धागे, इसके ये देखो न्यूक्लियोसोम सोलिनाइड, इसके फोल्ड, उसके बाद क्रोमेटिन धागे हैं। फिर ये जब क्रोमोसोम बनेगा तब ये 2 क्रोमेटिड हैं, ये एक क्रोमेटिड है, ये 2 क्रोमेटिड हैं। एक ही क्रोमोसोम के दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहे जाएंगे। दूसरा क्रोमोसोम बनाए उसके और इसका ये क्रोमेटिड आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाएगा। ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड।
कोई दूसरा क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिड और उसका एक क्रोमेटिड आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। दो अब एक दूसरे, जब ये क्रोमोसोम में जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो आपस में किससे जुड़े हुए हैं, कोहेसिन प्रोटीन से, या ये कह लें सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमियर से। अब सुनो, किसी भी क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर जरूर होता है, किसी भी क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर जरूर होता है। हाँ, उसकी पोजीशन अलग हो सकती है, वो बीच में है, ठीक है, और या किनारे है, एकोसेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, या फिर टीलोसेंट्रिक है, तो वो उसकी पोजीशन से अलग अलग होगा। लेकिन बेटा ये क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर जरूर होगा। अगर सेंट्रोमियर नहीं होगा तो सेल डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये फिर ये जो स्पेंडल फाइबर है कहाँ से जाके जुड़ेंगे, कोनेटोकोर पे जुड़ते हैं। सेंट्रोमियर नहीं होगा तो काइनेटोकोर भी नहीं होगा, ठीक है। सेल डिवीजन के लिए ये जरूरी है, इसलिए ये एंड पार्ट है वो टीलोमियर है, बीच का पार्ट है यहाँ पे दोनों जुड़े हुए हैं उसको सेंट्रोमियर कहते हैं, और जो प्रोटीन लगी हुई है बाहर को काइनेटोकोर कहते हैं। यहाँ से स्पेंडल फाइबर जुड़ते हैं सेल डिवीजन के टाइम। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, फिर हम आगे बताएं। ठीक है बेटा, फिर इसको इरेज कर रहे हैं। ये क्लियर दिख रहा है? अगर ये रेड कलर हमको लगता है कम दिखता, अगर कम दिखता हो देखो हम इसको, ये कोहेसिन प्रोटीन हमने ब्लैक से बना दिया है, ये काइनेटोकोर है और ये भी काइनेटोकोर है, तो ये पूरा आपका ये सेंट्रोमियर बन जाएगा। तो ये ऐसे सेंट्रोमियर है, मान के चलो ये सेंट्रोमियर है, और ये बीच में कोहेसिन प्रोटीन है, ये और जो इस और ये दोनों क्रोमेटिड को आपस में जोड़ रही है, ठीक है बेटा। तो हम इसको इरेज करें बेटा। तो बेटा याद रखना कि क्रोमोसोम जब भी दिखेंगे तब दिखेंगे जब न्यूक्लियस नहीं होगा, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, उस समय हमें दिखाई पड़ेगा। और इसी वजह से एनसीईआरटी लिखती भी है कि आपको क्रोमोसोम कब दिखेंगे, एट द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस लिखा हुआ है, न्यूक्लियस के स्थान पे, न्यूक्लियस की जगह पर आपको दिखेगा क्रोमोसोम, है ना बेटा। अब जो सेंट्रोमियर की हमने बात करी है, तो सेंट्रोमियर के बेसिस पर क्रोमोसोम को भी कई पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो जैसे पहला है, अगर हम ये क्रोमोसोम ऐसे बनाएं, लगभग बीच में अगर सेंट्रोमियर है, बीच में सेंट्रोमियर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ये दूसरा, ये दो क्रोमेटिड दिखाएंगे ना बेटा, ये दूसरा दिखाया हमने, ऐसे दो हो गए, कितने हो गए, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्रोमेटिड, दूसरा आधा दिख रहा है, थोड़ा सा इधर से आओगे तो दिखेगा। तो ये जो बीच में सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है कि नहीं है, ये टीलोमियर है, और ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, दो क्रोमेटिड हैं इसमें। तो बेटा यहाँ पर आप देखोगे ये जो है ये मेटासेंट्रिक है, कैसा है, कैसा है, मेटासेंट्रिक। जब क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोमियर होगा, दोनों क्रोमेटिड जुड़े होंगे बीच से, तब उसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक। अब क्या होता है, थोड़ा सा किनारे, अगर एक हमने ऐसे बनाया है तो एक थोड़ा ऐसे होगा, ऐसे ही बना दे क्रोमेटिड का हो तो ये इस तरह से। तो ये वाला जो है बेटा ये बिल्कुल बीच में नहीं है, किनारे भी नहीं है, यहाँ पर ये सेंट्रोमियर है और ये टीलोमियर है। टीलोमियर पूरा नहीं लिखा हमने, ऐसे तो टीलोमियर, तो ये टीलोमियर है। तो ये हो जाएगा सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। और थोड़ा किनारे कर दें इसको हम, ये सेंट्रोमियर है, थोड़ा और किनारे हो गया है, तो इसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसमें सेंट्रोमियर किनारे है, टीलोमियर की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। एक और थोड़ा और किनारे आ गया, बिल्कुल यहीं पे आ गया, और यहीं से एक ये क्रोमेटिड है और दूसरा ये क्रोमेटिड है, दोनों जुड़ा हुआ। तो ये टीलोमियर पे जुड़ा हुआ है, कहाँ पे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल किनारे। यहाँ पर अगर जुड़ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, टीलोसेंट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, टीलोसेंट्रिक। अब जरा ध्यान से देखना, कितने टाइप के क्रोमोसोम है, 4 टाइप के, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में बीच में होगा सेंट्रोमियर, सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा किनारे की तरफ होगा, एक्रोसेंट्रिक में बिल्कुल किनारे होगा, और टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल टीलोमियर्स पे जुड़ा होगा, बिल्कुल किनारे जुड़ा होगा। जैसे ये है तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये कोई क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है बेटा, तो ये बीच में ना जुड़ा होकर यहाँ पर जुड़ा हो, तो ऐसे ऐसे ये दो, तो यहाँ ये देखो, अब इसमें टीलोमियर्स भी है, सेंट्रोमियर्स भी है। जरा एक बात बताओ, इसमें बेटा
सेंट्रोमियर कितने हैं? 1 सेंट्रोमियर, ठीक है। अच्छा इसमें बताओ टीलोमियर कितने हैं? 4 टीलोमियर इसमें दिख रहे हैं। इसमें भी देखो, यहाँ पे भी ये पूरा नहीं बना है, इसमें भी 4 टीलोमियर इसमें भी हैं। ये उन्हें 2 अलग अलग क्रोमेटिड दिखा दिए हैं, यहाँ भी 2 ही हैं, है ना। 2 चाहो तो अलग दिखा दो या ऐसे भी दिखा दो, पीछे की तरफ छिपे हुए। तो अब देखो बेटा, टीलोमियर कितने हैं? 4, 2 इधर 2 इधर, 2 इधर 2 इधर, ये भी टीलोमियर है, ये भी टीलोमियर है। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। इसमें टीलोमियर कितने होंगे? क्या 2 टीलोमियर होंगे? ये टीलोमियर है, क्या 2 टीलोमियर होंगे? नहीं, इसमें भी 4 टीलोमियर होंगे। सेंट्रोमियर जुड़ा है टीलोमियर्स पर, लेकिन टीलोमियर है ना, तभी तो जुड़ा है। तो इधर भी टीलोमियर होंगे, इधर भी। तो टीलोमियर 4 होंगे सभी टाइप्स के क्रोमोसोम में। एक बात और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि टीलोमियर जिसमें लास्ट में जो हिडन है ना बेटा, एक तरफ से देखो तो यहाँ पे क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर बिल्कुल टीलोमियर पे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे को टीलोसेंट्रिक बोलेंगे। ऐसा क्रोमोसोम हम लोगों में नहीं है, ह्यूमन बींग में ये एब्सेंट होता है, ह्यूमन बींग में ये एब्सेंट होता है। तुम्हारी एनसीईआरटी में जो बना हुआ है वो लास्ट में देखोगे तो छोटा सा बना है, वो एक्रोसेंट्रिक ही है, टीलोसेंट्रिक नहीं है। तुम्हारे एनसीईआरटी में जितने भी क्रोमोसोम बने वो सब कैसे हैं? ह्यूमन में, ह्यूमन के क्रोमोसोम ला दिखाओ बेटा। ये देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये अभी टीलोमेर्स दिखाई पड़ रहे हैं बाहर, तो ये एक्रोसेंट्रिक है, ये है मेटासेंट्रिक, ये सब मेटासेंट्रिक है, ये एक्रोसेंट्रिक है, और ये भी एक्रोसेंट्रिक ही है, क्योंकि टीलोमेयर जिसमें टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो आप ये जो बने ये ह्यूमन क्रोमोसोम है, ठीक है। तो क्रोमोसोम के बारे में इतना आपके लिए है, ठीक है। अब इसके आगे अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर थोड़ा और जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। तो रिवाइज करते रहो बेटा।